अच्छा स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो आपने चीज़ पढ़नी है दैट इज़ एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ जो है वो बेसिकली एक लॉ है जो कि रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी करंट फ्लोइंग कंडक्टर के बीच। जो रिलेशन होगा कि आपका जो कोई कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट और उसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, तो उस चीज़ को रेफरेंस में लेके अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि जब कहीं से जब करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में से, तो उसके गिर्द जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी है उसमें और करंट आई में क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ आपको देती है एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ की जो स्टेटमेंट है अगर वो मैं अभी आपको बताती हूँ तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेहतर ये होता है कि जो लॉज होते हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम जो है वो लॉ देखने के बाद करें, ताकि हमें पता चले कि इस लॉ में बेसिकली कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है हम ये यहाँ से जनरल हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि एज वी नो दैट कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ऑरेस्टेड वाज द फर्स्ट वन टू फाइंड आउट कि उसके सराउंडिंग में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो हम ये कहते हैं कि जो डायरेक्शन इसकी होगी वो राइट हैंड रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हो। राइट हैंड रूल आपको ये कहता है कि अगर आपका ये कंडक्टर है, आप इसको जो है थंब, आपका जो इरेक्टेड थंब है वो आपकी करंट की डायरेक्शन को अगर शो करेगा, तो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, बी की डायरेक्शन को शो करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो इसकी हो गई डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम देखते हैं कि एम्पेयर्स लॉ हमें बताता क्या है। एम्पेयर लॉ को समझने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो किसी भी सर्टेन लेंथ का है, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, आपके पास आई है। इस आई की वजह से जो चीज़ सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, लेट अस नेम दिस एज बी। इसे हमने क्या नाम दे दिया है, बी का नाम दे दिया है। फिर हम ये चीज़ हमें पता है कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके सराउंडिंग में जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो सर्कुलर शेप में होगा, सर्कुलर लाइंस में होगा। अब जब आप सर्कल की बात करते हो तो इट्स मीन कि वहाँ पे कोई ना कोई डिस्टेंस या रेडियस अवेलेबल होगा। ठीक है, कोई ना कोई रेडियस आर गिवन होगा। तो हम एम्पेयर लॉ बेसिकली हमें कहता क्या है, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से जो है करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसके नतीजे में यहाँ पे जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, फिर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, the magnitude of magnetic field B depends upon current I and distance R between the conductor and the point P where we want to evaluate the magnetic field. For example, मैं ये पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक पॉइंट P है, जहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना चाहती हूँ। जहाँ तक मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो और पॉइंट के बीच का जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, उसे हम आर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, आर सिंपली जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस है। तो एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं, ये चीज़ कोई हमने खुद से नहीं लिखी है, या ये चीज़ जो है वो एम्पेयर की खुद की लिखी हुई नहीं है। एम्पेयर ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ फाइंड आउट की कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप करंट जैसे जैसे इंक्रीज़ कर दोगे, करंट आप इंक्रीज़ करना शुरू कर दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। फिर एम्पेयर ने ये भी चीज़ फाइंड आउट की कि दी करंट फ्लोइंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। आप जिस डिस्टेंस पे जो है मेजरमेंट्स ले रहे हो पॉइंट पी, उसको आप जितना ज़्यादा दूर कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस ये पॉइंट पी जो है आप यहाँ के बजाय यहाँ पे रख लेते हो, यहाँ पे आप अपनी ऑब्जर्वेशन करते हो, तो आर जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे बी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इन दोनों रिजल्ट को मैं ऐसा करती हूँ कि कंबाइन कर लेती हूँ। इन दोनों रिजल्ट को जब मैं कंबाइन करूँगी तो आ जाएगा बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डिवाइडेड बाई आर। आई डिवाइडेड बाई आर हो गया। मैंने इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन किया है कि करंट जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी उतनी ही ज़्यादा वीक हो जाएगी। इन दोनों को जब मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, यू ऑल नो कि हम यहाँ पे जो है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, दिस इज़ योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और आगे क्या लिखा हुआ है, आई डिवाइडेड बाय आर। इस जगह पे जो आपका म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई है, ठीक है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में दिस इज म्यू नॉट। म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। जिस तरह से क्लास में लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज़ परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के अलाउ या डिसअलाउ करने को क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं।
मैग्नेटिक बिहेवियर के अलाउ या रेजिस्ट करने को किसी भी मटेरियल में, कोई भी मटेरियल कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है या कितनी मज़ाहमत या कितने तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर को अलाउ करता है, ये चीज़ उसकी परमेबिलिटी कहलाती है। बिल्कुल परमिटिविटी की तरह है, परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स में और परमिएबिलिटी मैग्नेटिक बिहेवियर्स में। सो म्यू नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज़ 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर्स एम्पेयर मीटर। ठीक है, वेबर्स पर एम्पेयर मीटर, ये म्यू नॉट की जो है कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं इक्वेशन को ज़रा सिंपल फॉर्म में लिख लेती हूँ। दिस इज़ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और क्या लिखा हुआ है आपके पास, आई। हम एक काम करते हैं कि म्यू नॉट आई को यहीं पे रहने देते हैं, और बी 2 पाई आर जो है वो इस वाले पोर्शन में डिवाइड हो रहा था, तो आप इसको दूसरे वाले पोर्शन में ले जाओगे, दूसरे वाले हाथ पे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग इसमें देखोगे कि जब आप सर्कल के बारे में पढ़ते हो, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है ये आपका सर्कल है, ठीक है। अगर जो किसी भी जो सर्कुलर पाथ का या सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है दैट इज़ 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एल। तो अगर जो है मैंने सर्कमफेरेंस ऑफ एल यहाँ पे इसका पूरा यहाँ से लेकर इसका जो मैं पूरा पाथ अगर कैलकुलेट करना चाहती हूँ और मैं उसको एल का नाम दे देती हूँ, तो दैट इज़ 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का जो एरिया होता है दैट इज़ 2 पाई आर। तो मैं सिंपल यहाँ पे बी की जगह मैंने 2 पाई, बी के साथ जो 2 पाई आर लिखा हुआ है मैंने उसको क्या लिख दिया, एल। ठीक है, तो ये आपके पास, या अगर आप इसको मोर प्रिसाइजली लिखना चाहते हो, बी एल के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 1 को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 0 म्यू नॉट टाइम्स आई, क्योंकि जो बी बन रहा होता है वो सर्कल के हर टेंजेंट पे बन रहा है, ठीक है। हर पॉइंट पे इस सर्कल का जो है वो टेंजेंट बना रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो जो लेंथ बन रही है जो सर्कमफेरेंस की, ठीक है, जो बी की डायरेक्शन है वो और जो सर्कमफेरेंस की जो डायरेक्शन है वो दोनों की दोनों आपके पास डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉस ऑफ 0, ठीक है। 0 पे ही आपको 1 मिलेगा ना, कॉस ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं साइन 0 पुट कर देती हूँ दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो उस सेंस में अगर आप देखो तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो और बी की डायरेक्शन सेम है, तो कॉस ऑफ 0 इस वाली कंडीशन को जो है सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो बी एल कॉस ऑफ 0, और आपको पता है कि कॉस हटा के हम हमेशा क्या लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, म्यू नॉट टाइम्स आई। तो यहाँ तक जो आपके पास डेरिवेशन आ गई है, इसे आप कहते हो, ये आपका एम्पेयर लॉ है, इसे आप एम्पेयर लॉ कहते हो। एम्पेयर लॉ इसके अलावा भी आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये आपको जो है जो फॉर्म आपको मैंने दिखाई ये सर्कुलर फॉर्म थी। फॉर एग्जांपल एक और फॉर्म हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये जो लूप्स बन रहे थे, ये बी के जो लूप था ये सर्कुलर था। फॉर एग्जांपल मैं एक और लूप कंसिडर करती हूँ जिसको हम एम्पेरियन कहते हैं। एम्पेरियन, जिस तरह से गॉसियन आप पढ़ते हो ना, गॉसियन सरफेस होती है, इसी तरह से एम्पेरियन भी हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके गिर्द जो आपके पास कोई भी सरफेस है दैट इज़ एम्पेरियन सरफेस, वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यही जो आपका एम्पेयर लॉ है, अगर आप यहाँ पे बी फाइंड आउट, बी और आई के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप इसी वाली इक्वेशन को जो हमने यहाँ पे ड्राइव की है इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे अक्रॉस दी बी डॉट डी आर। आर के रिस्पेक्ट से आप इसको क्या कर दोगे, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, म्यू नॉट टाइम्स आई। आर यहाँ पे जो है आपके पास दैट इज़ दी इस गॉसियन सरफेस का करंट की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है आपके पास डी आर, ठीक है। इस फॉर्म में भी एम्पेयर लॉ, इस फॉर्म में भी आप कर सकते हो। एम्पेयर लॉ आपके पास इस फॉर्म में भी है। अब ज़रा हम आते हैं एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट की तरफ। इसको मद्देनज़र आपने रखना है और इसके हिसाब से हम देखते हैं कि एम्पेयर लॉ की क्या डेफिनेशन बन रही है, स्टेटमेंट क्या बन रही है। एम्पेयर लॉ को स्टेट हम ऐसे करते हैं, आपकी बुक ऐसा स्टेट करता है कि एम्पेयर लॉ स्टेट्स दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। ऑब्वियस सी बात है, करंट फ्लो होगा तो करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट करेगा। इन दोनों का रिलेशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये आपके पास हो गई एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट। अच्छा, इसके बाद जो आपका एम्पेयर लॉ में ही हमने एक मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखनी है, एम्पेयर सर्किटल लॉ।
एम्पेयर लॉ जो है वो क्लोज लूप पाथ्स पे भी अप्लाई होता है, यानी कि सर्किट्स में भी जो है वो अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब सिंपल इन वेरी सिंपल फॉर्म्स अब हम जो है वो ड्राइव करने लगे हैं एम्पेयर्स लॉ को, उसकी इंटीग्रल और उसकी डिफरेंशियल फॉर्म हम लिखने लगे हैं। ठीक है, तो ये अब हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इंटीग्रल फॉर्म क्या है। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म के लिए वी नो दैट कि जो करंट डेंसिटी J है दैट इज़ डिफाइंड एज डी आई डिवाइडेड बाय डी ए। तो उसके हिसाब से जब आप ये हो जाएगा जी डी ए दैट इज़ इक्वल्स टू डी आई। तो अगर आप टोटल आई कैलकुलेट करना चाहो तो आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे, इसका इंटीग्रल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी इंटीग्रल J डॉट डी ए, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी दैट इज़ इक्वल्स टू J डॉट डी ए। तो हम सिंपल क्या कह रहे हैं कि आई इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल J डॉट डी ए, हम ये चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ आ जाएगा और आई की जगह आपने आई की वैल्यू प्लेस कर दी। ठीक है, आई की जगह आपकी आई की वैल्यू आ गई। म्यू नॉट आपका जो है कांस्टेंट है तो उसको मैं इंटीग्रल से बाहर लिख लेती हूँ। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट J इंटू डी ए, ये चीज़ आपके पास बन गई। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं तो मैं इसके ऊपर एरोज भी लगा रही हूँ। ठीक है, तो जब आप ये जो इक्वेशन है मैं थोड़ा ज़रा नीट करके लिख देती हूँ, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J डॉट डी ए। दिस इज़ नोन एज दिस इज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। ये आपके पास हो गई इंटीग्रल फॉर्म। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस में अब हो गई होगी कि इंटीग्रल फॉर्म से ही हम क्या निकालते हैं, हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकालते हैं। इंटीग्रल फॉर्म से जब आप इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकालोगे तो आप इस पे जो है वो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करोगे। स्टोक्स थ्योरम मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि स्टोक्स थ्योरम वन डायमेंशनल इंटीग्रेशन से हमें लेके जाता था टू डायमेंशनल इंटीग्रेशन में, यानी कि लाइन इंटीग्रल से हमें लेके जाता है वो सरफेस इंटीग्रल पे। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला पोर्शन जो है लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, मैं इसे लिख लेती हूँ बी डॉट डी आर। स्टोक्स थ्योरम ये स्टेट करता था कि किसी भी वेक्टर का जब आप लाइन इंटीग्रल लेते हो तो वो उसी वेक्टर फंक्शन के एरिया इंटीग्रल के बराबर उस वक्त होगा जब आप उसका क्या लोगे, कर्ल लोगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टोक्स थ्योरम आपका ये स्टेट करता था टू वन डायमेंशनल इंटीग्रल को लेके जाता है टू डायमेंशनल इंटीग्रल में, तो वो ये स्टेट करता है कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का जो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन along the area that is equals to the line integral of same function। ठीक है, तो इस तरह से करके मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको लाइन इंटीग्रल से कन्वर्ट कर दिया एरिया इंटीग्रल में। ठीक है, तो एरिया इंटीग्रल में जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मैं इसको इसी वाली वैल्यू के अंदर, इसी वाली इक्वेशन के अंदर प्लेस कर देती हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, कर्ल ऑफ बी डॉट डी ए दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J डॉट डी ए। इक्वेशन एग्जैक्ट वही रही, सिर्फ आपने लाइन इंटीग्रल की जगह क्या चीज़ प्लेस कर दी है, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, हम सारी जो है वो वैल्यूज़ एक तरफ ले जाते हैं और इंटीग्रल में इसका कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि कर्ल ऑफ बी यहाँ पे लिखा हुआ था तो ये एज इट इज़ रहा। ये म्यू नॉट J डी ए जो है यहाँ से आएगा तो ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट इंटीग्रल मैं कॉमन ले रही हूँ, म्यू नॉट J जो है यहाँ पे आ जाएगा, म्यू नॉट J, और इसका जो आप इंटीग्रल ले रहे हो दैट इज़ डी ए, दिस इज़ इक्वल्स टू 0। तो इंटीग्रल ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एरिया का कोई भी आंसर आ जाता है, सर्कल है तो 2πr आ जाएगा, कोई भी एरिया आएगा, सरफेस हुआ तो उस हिसाब से इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो सिंपल मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू नॉट J इज इक्वल्स टू 0, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो अब आपके सामने लिखी हुई है, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ।